हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल का पहला साल कल यानी कि 30 मई को पूरा कर लिया है। नरेंद्र मोदी को 6 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद इस बात का बखूबी एहसास है कि वे अब भी मजबूत हैं। विपक्ष उनके सामने अब भी बहुत छोटा है। विपक्ष के किसी भी नेता को वो रुतबा नहीं मिला है। हालांकि कांग्रेस मोदी के दूसरे कार्यकाल में महाराष्ट्र और झारखंड की सत्ता तक पहुंची है। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने में कामयाब रही है। राहुल गांधी को उम्मीद है कि वे पीएम मोदी को कड़ी चुनौती देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि बीजेपी की सरकार कई समस्याओं को ठीक से निपटाने में नाकाम रही है। बिहार में संक्रमण के 150 नए मामले सामने आने के साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3500 पार हो गई है। जी हां, स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रोहतास में 3, कैमूर में 3, भागलपुर में 2, वैशाली में 1, सारण में 1, भोजपुर में 14, गया में 5, सिवान में 8, शेखपुरा में 16, पटना में 3, सहरसा में 3, जहानाबाद में 3, नालंदा में 3, अररिया में 8, दरभंगा में 17, मधेपुरा में 9, मुंगेर में 6, बेगूसराय में 19, किशनगंज में 5, शिवहर में 2, मुजफ्फरपुर में 8, बांका, खगड़िया, बक्सर, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, जमुई, सीतामढ़ी में एक नए मरीज की पहचान की गई है। 1 जून से 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में महत्वाकांक्षी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को अमल में लाया जाएगा। जी हां, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना इस समय काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट भी केंद्र सरकार से कह चुका है कि वह एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अपनाने की संभावना पर विचार करें, ताकि इस महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के दौरान पलायन करने वाले कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को रियायत दाम पर अनाज मिल सके। 31 मई के बाद कई और सेवाएं शुरू हो सकती है। सूत्रों से हवाले से मिली जानकारी के अनुसार 31 मई यानी कि आज लॉकडाउन 4 खत्म होने के बाद सरकार कई सेवाओं में राहत दे सकती है। कल लॉकडाउन 5 को लेकर पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच लंबी बातचीत चली। दोनों की बैठक में लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर नहीं, ये अहम मुद्दा रहा। जानकारी के मुताबिक 31 मई के बाद की योजना का खाका खींच लिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की थी। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन आगे बढ़ाने की बात कही है, लेकिन साथ में धीरे धीरे हालात सामान्य करने पर भी जोर दिया है। लॉकडाउन में फंसे हुए लोगों के लिए सोनू सूद किसी फरिश्ते जैसे बनकर आए हैं। जी हां, जिस तरीके से वे देश भर में फंसे लोगों की मदद कर रहे हैं, हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। बॉलीवुड सितारे जहां अपनी आलीशान जिंदगी जीने के लिए जाने जाते हैं, वहीं सोनू सूद सड़कों पर उतरकर मजदूरों के लिए बसों का इंतजाम करते दिखे। उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। उन्हें लगातार जरूरतमंदों के मैसेज और फोन आ रहे हैं। अभी भी हजारों लाखों की तादाद में लोग हैं जो घर जाने की बारी का इंतजार कर रहे हैं। इन लोगों की मदद के लिए सोनू सूद को दिन रात काम करना पड़ रहा है। एक इंटरव्यू में सोनू सूद ने कहा कि वे 4 दिन से अभी तक नहीं सो पाए हैं। दिन रात जागकर लोगों को यूपी, बिहार सहित देश के अलग अलग राज्य भेज रहे हैं। देशव्यापी लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार एक बार फिर से एक और पैकेज की घोषणा कर सकती है। एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि पैकेज की घोषणा से पहले 20 लाख करोड़ रुपए का गहन मूल्यांकन किया जाएगा। अधिकारी ने जानकारी दी है कि सरकार ने अपने सभी विकल्प खुले रखे हैं और आपूर्ति को सुव्यवस्था करने के लिए उचित उपायों के साथ जवाब देगी और अर्थव्यवस्था को उच्च विकास पर रखने की मांग को बढ़ावा देगी। संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में भारत विजय पथ पर चल पड़ा है और जीत सुनिश्चित है। दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर आम जनता को लिखे खुला पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता की सामूहिक शक्ति पर भरोसा जताते हुए कहा कि 130 करोड़ भारतीयों का वर्तमान और भविष्य कोई भी आपदा या फिर विपत्ति तय नहीं कर सकती है। सरकार के पिछले 1 साल के कामकाज का लेखा जोखा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने पूरी सजगता, संवेदनशीलता के साथ काम किया है। जी हां, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पूरे 1 साल हो गए हैं, जिसके बाद पीएम मोदी ने देशवासियों के लिए एक खुला पत्र लिखा है, जिसमें सभी देशवासियों का अभिवादन किया है। रेलवे ने 1 जून से चलने वाले 200 ट्रेनों के टीटीई के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। जी हां, रेलवे की ओर से संक्रमण से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि टीटीई अपने पारंपरिक काले कोट और टाई का इस्तेमाल न करें। 167 साल के इतिहास में पहली बार रेलवे के ट्रेन पर सवार टिकट चेकिंग स्टाफ अपने पारंपरिक काले कोट और टाई में नहीं दिखाई देगा।
दोस्तों अभी फिलहाल हमारा मोबाइल नंबर 10 अंकों का होता है, ये सबको पता है। लेकिन अब ये मोबाइल नंबर 11 अंकों का हो सकता है। जी हाँ, दरअसल टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया यानी कि TRAI ने देश में 11 अंकों के मोबाइल नंबर को इस्तेमाल करने का प्रस्ताव जारी कर दिया है। TRAI के मुताबिक 10 अंकों के मोबाइल नंबर को 11 अंकों वाले मोबाइल नंबर से बदलने पर देश में ज्यादातर नंबर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। मरीजों को ट्रैक करने के लिए भारत सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया था। कुछ ही समय में यह ऐप काफी लोकप्रियता हासिल कर ली, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं अब पब्लिक डिमांड पर इस ऐप के सोर्स कोड को पब्लिक कर दिया गया है। हालांकि अभी सिर्फ एंड्रॉयड वर्जन को ओपन सोर्स किया गया है। iOS और KAIOS वर्जन का सोर्स कोड में जारी किया जाएगा। लगातार विपक्ष के उठते सवालों के बीच केंद्र सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप में बग ढूंढने के लिए बग बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम के तहत ऐप में खामी ढूंढने वालों को सरकार 4 लाख रुपए तक का इनाम देगी। जी हां, अगर आप इस ऐप में कोई भी खराबी ढूंढ लेते हैं तो आपको सरकार 4 लाख रुपए इनाम देगी। बिहार में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस लॉकडाउन में भी तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को चुनाव में भुनाने में जुट गई है। बीजेपी हाईटेक तरीके से इस विशेष पैकेज की बातों को आम जनों तक पहुंचाएगी। बीजेपी के इस प्रचार पर कांग्रेस ने कहा कि आखिर बीजेपी बताएं कि 20 लाख करोड़ रुपए में बिहार का हिस्सा कितना है, क्या मिला बिहार को। गोपालगंज जाने की कोशिश और लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत राजद के 92 नेताओं पर पुलिस ने केस किया है। देर रात सचिवालय थाने में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव, राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत 32 नामजद और राजद के 60 अज्ञात कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। नामजद आरोपियों में राजद के कई विधायक भी शामिल है। लॉकडाउन में घर बैठे स्कूली बच्चों के लिए शिक्षा विभाग ने नई सौगात दी है, तो शिक्षकों और अभिभावकों को भी बड़ी राहत देने का काम किया है। अब राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे क्लास 1 से लेकर 12 तक यानी कि 1 से 12 तक के बच्चे बिना स्कूल आए और बिना किताब खरीदे ही पाठ्यक्रम से रूबरू हो पाएंगे और इम्तिहान की तैयारी कर सकेंगे। दरअसल लॉकडाउन में सभी शैक्षणिक संस्थाएं बंद होने से बच्चों की पढ़ाई रुक गई थी। इसको देखते हुए बिहार राज्य पाठ्यक्रम पुस्तक प्रकाशन निगम ने विद्यावाहिनी ऐप मॉड्यूल तैयार किया है ताकि बच्चे ऑनलाइन किताब पढ़ सके। यानी कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चे ऑनलाइन किताब पढ़ करके अपने भविष्य सुधार कर सकते हैं। संक्रमण के संकट काल में वित्तीय वर्ष 2019-20 के आर्थिक आंकड़ों ने सरकार की चुनौतियां बढ़ा दी है। इस साल की जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो 11 साल के निचले स्तर पर है। वहीं राजकोषीय घाटे का आंकड़ा भी 7 साल के उच्चतम स्तर पर है। मतलब है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में सरकारी खजाना का घाटा 7 साल में सबसे ज्यादा रहा है। अहम बात यह है कि यह सरकार जितना सोच रही थी उससे भी ज्यादा घाटा हुआ है। कृषि विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि टिड्डियों का पहला दल रास्ता बदलकर मध्य प्रदेश की ओर चला गया है। मिर्जापुर तक पहुंचने के बाद उस दल के मध्य प्रदेश की राह पकड़ने की सूचना कृषि विभाग को मिली है। इस कारण फिलहाल उनके बिहार आने की संभावना कम हो गई है। हालांकि विभाग टिड्डियों को लेकर सतर्क है। पिछले कुछ दिनों से बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि अक्टूबर में बिहार विधानसभा का चुनाव तय हो गया है। साथ ही तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। मामला जब अधिक गर्म हो गया तो एक न्यूज चैनल ने खबर की हकीकत की जानकारी ली। पड़ताल में मामला कुछ और ही निकला। दरअसल सोशल मीडिया पर चल रही विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान की ये खबर पूरी तरीके से फेक न्यूज पाई गई है, यानी कि पूरी तरीके से झूठ पाई गई है। जब इस खबर की जानकारी बिहार निर्वाचन आयोग ने ली तो खबर पूरी तरीके से भ्रामक और गलत करार दे दी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के संकट मोचक कहे जाने वाले रघुवर प्रसाद सिंह ने अपने सहयोगियों को दो टूक में कह दिया है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के चेहरे हैं और आगे भी रहेंगे। दरअसल महागठबंधन में दो फार हो चुका है और तेजस्वी यादव को किसी भी कीमत पर मांझी और कुशवाहा अपना नेता मानने को तैयार नहीं है। लेकिन आरजेडी डंके की चोट में ऐलान कर रहा है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के चेहरे हैं और आगे भी रहेंगे। संक्रमण के बीच बिहार में निवेशकों को लुभाने के लिए बिहार का उद्योग विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। देश के 24 प्रसिद्ध कंपनियों के मालिकों को बिहार के उद्योग मंत्री ने पत्र लिखकर बिहार में निवेश करने के लिए आमंत्रण दिया है। उद्योग मंत्री श्याम रजक ने निवेशकों को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि विपरीत परिस्थितियों में भी बिहार प्रगति कर रहा है और बिहार का ग्रोथ रेट
11.3% है और फिलहाल अभी बिहार 10.5% का ग्रोथ रेट बनाए हुए हैं। उद्योग मंत्री श्याम रजक कहते हैं कि भारत के 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने में बिहार भी महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। बिहार में बड़ी संख्या में अप्रवासी कुशल श्रमिक आए हैं, जिनका डाटा बैंक द्वारा तैयार किया गया है, जो बिहार में निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण होगा। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के आशुतोष कुमार ने शनिवार को राजधानी पटना में नए राजनीतिक विकल्प के तहत राष्ट्रीय जन पार्टी के गठन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बिहार के युवा किसान मजदूर पिछले 30 वर्षों में खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। पिछले साल 7 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में सरकार के खिलाफ सवर्णों के लिए 5 सूत्रीय मांगों को लेकर रैली का आयोजन किया गया था। उस वक्त 5 सूत्रीय मांगों के लिए सरकार को 6 माह का अल्टीमेट दिया गया था। 6 माह से अधिक होने के बावजूद सरकार ने जन आक्रोश को तवज्जो देना ठीक नहीं समझा। उसके बाद राजनीतिक दल का गठन करना पड़ा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद बिहार भारत का सबसे विकासशील राज्य था। श्री बाबू के नेतृत्व में यहाँ चौमुखी विकास हो रहा था। उसके बाद राजनीतिक रोटी सेकने वालों ने बिहार को बेरोजगार पैदा करने वाली फैक्ट्री बना दिया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का उद्देश्य बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में लाना है। हम बिहार में छोटे बड़े उद्योग धंधे स्थापित करके औद्योगिक क्रांति की ओर कदम बढ़ाएंगे। दोस्तों आज का न्यूज बस यहाँ तक। कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज? जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।